हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और हिस्ट्री पेपर को आपने लिया होगा, इतिहास को, चाहे एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी, तो उसी में हमने बेबीलोन की सभ्यता पढ़ाया था और उसी में हम बताया भी थे आपको कि हम्मुराबी की सभ्यता, ये विधि संहिता के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता आखिर है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई है, ये किस पे लिखी गई है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे, देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, आपसे एकदम पूछे जाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेगा। ये पूछ सकता है पहली बात कि किसने प्राचीन काल में किसने एक विधि संहिता का निर्माण करवाया, तो हम्मुराबी होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इस टॉपिक को लिए हुए हैं और इसको सेपरेट पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं। तो हम्मुराबी की विधि संहिता आखिर है क्या, तो उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर वो है क्या। ठीक है, तो अब बिना विलंब के देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो पहली चीज़ ये समझिए कि बेबीलोन की सभ्यता जो था ना, उसका एक महत्वपूर्ण शासक था हम्मुराबी, जो कि इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ें अभी यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर देते हैं हम कि हम्मुराबी जो है बेबीलोन की सभ्यता का एक प्रमुख शासक था। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और विस्तार देने के साथ साथ उसने एक विधि संहिता बनाई। तो विधि संहिता आखिर बनाया क्यों, तो इसके बारे में ये खुद ही बोलता है कि देखिए, हम विधि संहिता इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि यहाँ जो निर्बल लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं हमारे यहाँ जो रह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा कर सके, उनकी रक्षा कर सकें। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसने विधि संहिता का निर्माण किया। उसके बाद ये एक बात यह भी बोलता है कि विधि संहिता के माध्यम से यह भी चीज़ें बताना चाहता है ना लोगों में, कि ये लोगों में समानता को लाना चाहता था। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसने विधि संहिता को निर्मित किया। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि विधि संहिता इसने बनाया क्यों, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसने इसलिए बनाया ताकि लोगों की भलाई कर सके। ठीक, दूसरी बात है कि विधि संहिता के बारे में ये समानता लाना चाहता था अपने यहाँ। ठीक है, और ये पहला विश्व का शासक है जिसने कोई लॉ कोड बना के दिया था, यानी विधि बना के दिया था अपनी जनता को। ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि विश्व का पहला शासक कौन था जिसने विधि संहिता का निर्माण कराया, तो हम्मुराबी कराया था। ठीक है, अब आ जाइए मेन चीज़ों पे आ जाते हैं, अब चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेबीलोन की सभ्यता का महत्वपूर्ण शासक एक था, यानी प्रमुख शासक था कौन, हम्मुराबी। उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, इसके साथ साथ एक कार्य यह भी किया कि इसने एक विधि संहिता बनाने का भी कार्य किया। और इसका मुख्य कार्य जो था कि विधि संहिता का निर्माण करके अपने लोगों को सुखी करना या कि प्रसन्न करना। ठीक है, देखिए, हम्मुराबी की विधि संहिता का निर्माण जो किया गया, उसके कारण ये थे कि उसको काफ़ी ख्याति मिली। यानी प्राचीन काल में आप देखिएगा, इसने जो विधि संहिता बनाया ना, इससे इसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिल गया। पूरे विश्व में ये एक प्रमुख शासक बन के उभरा अपने समय का, कि इसको लोग जानने लगे उस समय भी, और आज भी इसको पढ़ा जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि वो कितना अग्रसोची था। देखिए, आज हमारे यहाँ कानून बनता है, लेकिन इसने कई 100 साल पहले कानून बना दिया था अपनी जनता के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, विधि संहिता जो है ना, इसकी आप ये मत समझिए कि कोई कॉपी या किताब पे लिखा है, बल्कि इसकी विधि संहिता एक पत्थर का बना हुआ एक जो है ना स्लेब है, यानी कि पत्थर का एक प्लेट है, उसी पे लिखा गया है, जो कि 5 फीट जो है ना, 5 फीट ये लंबा प्लेट है, उसी में ये विधि संहिता लिखी गई है। और लगभग कहीं कहीं आप देखिएगा 2300 पंक्ति मिलता है और कहीं पे 3600 पंक्ति मिलता है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, जैसे ऑप्शन वैसा काम। ठीक है, कि इसके जो विधि संहिता है उसमें 3600 पंक्ति था, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद देखिए, ये आखिर कहाँ से मिला है, ये सवाल आपसे पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी विधि संहिता जो है ना, ये पत्थर पर उत्कीर्ण है, जो कि सूसा नगर से मिला है। ठीक है, तो ये विधि संहिता सूसा नगर से मिला, और अभी जो है ना, ये फ्रांस के लुई संग्रहालय में स्थित है, यानी रखा गया है इसको। यानी कि जब 1920 ईस्वी के आसपास इसको खोजा गया, तब उसके बाद इसको जो है ना, फ्रांस का लुई संग्रहालय है ना, वहीं पे सुरक्षित रख दिया गया है। किसको, तो हम्मुराबी की विधि संहिता को। ठीक है, तो इतनी ध्यान में रखनी है आपको बातों को। अब आ जाइए अगली चीज़ों को समझते हैं हम लोग, कि अगला चीज़ क्या है। हम्मुराबी की विधि संहिता में वो एक बात बोलता है जिससे उसकी पूरी विधि संहिता के बारे में आपको चर्चा मिल जाएगी। यहीं पर आप जान जाइएगा कि इसका निर्माण क्यों किया था वो। ठीक है, वो इसमें एक बात बोलता है कि दुराचारियों और शैतानों के विनाश के लिए, यानी दुराचारी जो कि लोगों को परेशान करते हैं, उनके विनाश के लिए, और निर्बलों की रक्षा, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए, तथा देश की जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए एवं जनता की भलाई के लिए मैंने विधान
जो बनाया है। और वो क्यों बनाया है, तो भाई अनु और वेन जो दो देवता है ना, उन्हीं के आदेश पे हमने बनाया है। ये कहता है कि भाई देखिए, हम जो ये विधान बना रहे हैं, यानी विधि जो बना रहे हैं, विधि संहिता का मतलब ये होता है विधान, ठीक है। विधान यानी कानून, कानून जो अपनी जनता के लिए उसने बनाया था, तो वो इसलिए वो बनाया था ना, ताकि उसको ये आदेश मिला था ईश्वर का। वो यही बात बोलता है कि अनु और वेन दो देवता हैं जिन्होंने हमको आदेश दिया है कि भाई तुम एगो विधान बनाओ अपनी जनता के लिए और अपनी जनता के हितों के लिए आप कार्य करिए। तो इसी को ध्यान में रख के इसने अपने विधान बनाए और नियम के अनुसार ये अपना शासन तंत्र चलाया। अब देखिए, आपसे सवाल पूछेगा हम्मुराबी की विधि संहिता किस भाषा में लिखी गई है, तो सेमेटिक भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा कि ये सेमेटिक भाषा में लिखा गया जो है विधि संहिता है। उसके बाद आ जाइए, विधि संहिता में आखिर है क्या, अब उसको एक एक करके धीरे धीरे समझिए। तो हम्मुराबी की विधि संहिता में न्याय और दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखिएगा, सेना के बारे में भी चर्चा की गई है, ऋण के बारे में, यानी कि जो हम लोग सूद वगैरह लेते हैं ना किसी महाजन से, उसकी भी चर्चा है इसके विधि संहिता में, ठीक है। उसके बाद देखिए, विधि संहिता में न्याय और दंड की व्यवस्था इस तरह की गई है ना, इसमें कहा गया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल दीजिए, यानी कि उसको वैसा ही दंड दीजिए। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, तो उसको इसके अनुसार, यानी हम्मुराबी के विधि संहिता के अनुसार, यानी कानून के हिसाब से, कि उसको भी एक के थप्पड़ मारिए। अगर मान लीजिए आपने किसी का हाथ तोड़ दिया, तो आपका भी हाथ तोड़ देगा, कानून में यही कहा गया है उसके समय। तो इसको उस समय के टर्म में, यानी सेमेटिक भाषा में क्या बोलते थे, तो देखिए इसको बोलते थे सठे साठ्यम समाचरित, यानी कहने का मतलब है जैसे को तैसा का नियम पर आधारित था इसका विधि संहिता। यानी कि ये कहता था कि सठे साठ्यम समाचरित, यानी कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही दंड दीजिए, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की आंख को फोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का भी आंख फोड़ दीजिए। अगर कोई मान लीजिए किसी का कान काट दिया, तो उसका भी कान काट दीजिए। उसका किसी का हाथ किसी ने तोड़ दिया, तो उसका भी हाथ तोड़ दीजिए। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसकी भी हत्या कर दीजिए। यही इसका था, यानी कि आप जैसा दंड कीजिएगा, यानी आप जैसा गलत कार्य कीजिएगा वैसा आपको सजा दिया जाएगा। यही बात वो अपनी विधि संहिता में बताता है। उसके बाद ये बताता है कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं, अगर उस तरह का कार्य आप करते हैं तो आपको मृत्यु दंड डायरेक्ट दिया जाएगा। उसमें आपके लिए कोई रुसवाई नहीं कि आपको कोई किसी भी तरह का लाभ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्राण दंड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे कौन कौन से कार्य हैं, तो अब उनको देखिए। पहला कार्य, अगर कोई मंदिर या महल में चोरी करता है, तब उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यानी कि सीधी बात है कि अगर आपने कहीं कोई मंदिर में चोरी कर लिया, या फिर आपने किसी महल, यानी राजा सब का महल में आप चोरी कर लिए ना, तो आपको मृत्यु दंड दी जाएगी। आपको कोई अन्य सजा नहीं देकर मृत्यु दंड डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेना में भर्ती होने से आपने इनकार कर दिया, तो आपको मृत्यु दंड दे दी जाएगी। फिर देखिए, पति की अनुपस्थिति में अगर पत्नी अपने पति का जो है ना धन को दुरुपयोग करे उसकी, यानी कि मान लीजिए कोई पति कहीं कमाने चला गया है, उसकी पत्नी जो है ना अपने पति के द्वारा कमाए गए पैसे को दुरुपयोग उसका कर रही है, तो उसको भी मृत्युदंड देने की बात की गई है। उसके बाद देखिए, निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा खरीदने पर भी मृत्युदंड देने की प्रथा इसमें थी, ठीक है। ये बातें इतनी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी बातों पर वो मृत्यु दंड देने की बात करता है। और देखिए, इसमें बहुत चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन हम मेन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगली चीज़ों को देखते हैं हम लोग कि अगला चीज़ क्या है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय में दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर था। यानी कि सच बात है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह का कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको उसी तरह का दंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है ना कि बहुत कठोर था दंड व्यवस्था, ठीक है। इस समय न्याय करने का कार्य न्यायालय करती थी। यानी कि उस समय जो है न्याय कौन करता था, न्यायालय करता था। और न्यायालय के ऊपर कौन होता था, तो हम्मुराबी होता था, यानी राजा होता था। और राजा के नीचे होता था न्यायालय। न्यायालय का मुख्य कार्य न्याय करना था। और न्यायालय में जो है ना 3 से 4 जजों की नियुक्ति होती थी। और ये जज जो है न्याय करने का कार्य करते थे। लोगों को अगर कोई दिक्कत है, तो यही न्यायालय में वो लोग जाते थे और वहाँ अपनी परेशानी को बताते थे। और यही जो न्यायाधीश होते थे या जज होते थे, वो उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, वृद्ध व्यक्ति को मुखिया या पंच बनाया जाता था, जो न्याय देने का कार्य करते थे। कुछ समाज के ऐसे भी वर्ग के लोग होते थे जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हीं को चुनकर लाता था ये, और उसको मुखिया बनवा देता था। और उसी के द्वारा जो है ना न्याय व्यवस्था चलती थी या करवाता था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि न्याय व्यवस्था कैसी थी, यानी कि वहाँ पे दंड की व्यवस्था कैसी थी। तो दंड में तो वही बोल दिए कि जैसे को तैसा वाला बात था। और न्याय भी ऐसा था कि न्यायालय की व्यवस्था थी और न्यायालय में ही न्याय दी जाती थी या की जाती थी, ठीक है। इस
जो विधि संहिता उसमें इन चीज़ों की चर्चा है। अब देखिए विधि संहिता में समस्त जनता को 3 भाग में बांटा गया है, यानी इसमें कुछ और भी चर्चा मिलती है, अब उसको भी देख लीजिए। विधि संहिता में न्याय और दंड की बात तो हम कर दिए। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो समाज है ना वो 3 वर्ग में बटा है। हमने सामाजिक स्थिति जब पढ़ाया था तो वहाँ भी बताए थे कि जो वहाँ की समाज है यानी कि बेबीलोनिया की समाज जो थी वो 3 वर्ग में बटी हुई थी। कौन? तो अमेसु, जिसको उच्च वर्ग बोलते थे ना, इसके अंतर्गत धर्मगुरु यानी पुरोहित है, फिर उसके बाद देखिए सैनिक है, अधिकारी है, ये लोग आते थे। यानी हम बोले थे उच्च वर्ग में कौन है, तो प्रशासनिक अधिकारी, राजा लोग आता था, पुरोहित लोग आता था, उसके बाद सैनिक लोग आता था इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते थे अमेसु, ठीक। उसके बाद देखिए मुस्किन बोला जाता था दूसरा वर्ग को, जिसको मध्यम वर्ग भी बोलते थे। मुस्किन यानी मध्यम वर्ग, इसमें कृषक, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार ये लोग आते थे, ठीक है। यानी कि जो मध्यम वर्ग में आते थे लोग ना, वो कौन थे? किसान लोग थे, मजदूर हैं, कारीगर हैं, ये लोग, ठीक। और उसके बाद देखिए समाज में सबसे खराब स्थिति जो थी दासों की थी, यानी दास वर्ग के लोग आते थे तीसरे स्थान पर, जिसकी चर्चा उसके किसमें? विधि संहिता में भी की गई है, ठीक है। तो दास वे होते थे ना जो युद्ध में पराजित होने के बाद, जिस क्षेत्र में युद्ध होता था वहाँ के लोग अगर पराजित हो गए, वहाँ के लोगों को ही बंदी बनाकर ले आता था राजा, और उसको दास के रूप में अपने यहाँ रखता था, ठीक है। इनकी समाज में स्थिति बहुत खराब होती थी, बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो ये तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे, और इसकी भी चर्चा हम्मुराबी के विधि संहिता में की गई है, जिसको ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब आज ये अगली चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। विधि संहिता में सैनिकों के बारे में भी चर्चा की गई है, यानी कि समाज में जो सैनिक होते थे ना, यानी उस समय के राज्य में सैनिक जो वर्ग के लोग होते थे, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। किसमें? हम्मुराबी की विधि संहिता में। वो बोलता है कि भाई देखिए जो सेना है ना वो अच्छा कार्य करेगा, यानी कि जो भी बढ़िया मतलब योद्धा वाला कार्य करेगा, किसी को हरा दिया, तो उन सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और पुरस्कृत के रूप में ये क्या करता था? उसको ज़मीन देता था, और ज़मीन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेता था, उसको टैक्स फ्री ज़मीन, और वो जीवन भर उस ज़मीन का यूज कर सकता था, सेना का जो अधिकारी था। उसके बाद वो उसके परिवार को मिल जाता था, यानी कि कोई मान लीजिए सेना में था, उसकी मृत्यु हो गई, तो वही ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाता था, उसके बच्चे लोगों को मिल जाता था, वह भी उस पर मतलब कार्य अपना कर सकते थे, खेती वगैरह। उसके बाद देखिए ये अधिकार सैनिकों को नहीं था कि वो अपना ज़मीन को बेच सके, वो ज़मीन को बेच नहीं सकते। जो पुरस्कृत ज़मीन मिलता था, यानी जिसको राज्य पुरस्कार के रूप में देता था ना, उसको बेच नहीं सकते थे। उसके बाद देखिए सैनिकों से रक्षा कर नहीं लिया जाता था, जो है ना सिक्योरिटी के लिए टैक्स, वो सैनिकों से नहीं लेकर आम जनता से लिया जाता था, लेकिन इनसे नहीं लिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस विधि संहिता में वर्णित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके विधि संहिता में कुछ जो है ना ऋण के बारे में भी चर्चा है कि कर कैसे लिया जाता था, नहीं लिया जाता था, उनकी भी चर्चा है। तो उसके बारे में डिटेल आपको जानना भी नहीं है, और उसके बारे में कोई डिटेल आपको पढ़ना, उसके बारे में विशेष रूप से आप देखिएगा ना तो ज़्यादा डिटेल मिलता भी नहीं है। तो जितनी चीज़ें आपको जाननी थी इसके विधि संहिता को लेकर हमने बता दिया है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे ही, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाएगा बच्चों, इसीलिए इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है, आपको सॉलिड हमने एकदम आराम तरीके से समझा दिया है, इसी तरह से आपको लिख भी देना है, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा हम्मुराबी की विधि संहिता पर प्रकाश डालें, तो इसमें पूरी चीज़ें यही लिखिएगा जो हमने अभी बताया है, इतनी चीज़ें लिख देंगे तो आपका उत्तर भी सही हो जाएगा और आपको एक अच्छा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप लिखिएगा जरूर इस प्रश्न को, चूँकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ये बन रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंटरनल यानी मिड एग्जाम जो CIA का हुआ है ना, वहाँ पे इसके सवाल बने हैं, और CIA में अधिकांशतः सवाल वही पूछे जाते हैं ना बच्चों, जो कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको एकदम VVI मान लीजिए। अभी तक हम कोई VVI आपको नहीं बताए थे, बट इस क्वेश्चन को हम VVI बता रहे हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे और आपके सिलेबस में इसको रखा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त यार जो भी हैं उसको जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे चैनल से वो जुड़ें। उसके बाद कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी इस बात का मतलब लाभ मिल सके और पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।